इसमें दिया है 101 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज पर CMR 2017 competent person in relation to any work means a person who has attained। इसमें बोल रहा है competent person का मिनिमम एज कितना होगा। competent person के लिए मिनिमम एज क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ये याद रखिए, competent person के लिए और दूसरा DGMS के किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए जो मिनिमम एज होता है वो 20 ईयर्स है। ये 20 ईयर्स का याद रखिए। कॉम्पिटेंट पर्सन का ये डिफिनीशन में ही दिया हुआ है। रामजीत का आंसर सही है। नेक्स्ट है, अच्छा पीपीटी खोल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल बॉडी ऑफ हेयर्स। जनरल बॉडी ऑफ हेयर मीन्स क्या होता है। जनरल ये डिफिनीशन से है, जो CMR का जो डिफिनीशन हम लोग पढ़े हैं उससे है। जनरल बॉडी ऑफ हेयर्स का मतलब होता है माइंस का जनरल एटमॉस्फेयर। जनरल एटमॉस्फेयर उसमें कुछ चीज को इंक्लूड किया है, कुछ चीज को एक्सक्लूड किया है। जनरल एटमॉस्फेयर है, इसमें इंक्लूड किया है इंक्लूडिंग रूफ कैविटी। कहीं पर इस टाइप का कैविटी हो गया, ऐसा गड्ढा गुड्ढा हो गया है, इसके एयर को इंक्लूड किया गया है। रूफ कैविटी के एयर को इंक्लूड किया गया है, लेकिन कोई ड्रिल होल के अंदर का हवा या कोई एरिया जो है इसके अंदर इधर चला हुआ, ये सील्ड ऑफ एरिया है, जिसको आइसोलेशन स्टॉपिंग से जिसको सील ऑफ किया हुआ है, उस एरिया को छोड़कर और ड्रिल होल के एरिया या कोई बोर होल का एरिया है उसको छोड़कर बाकी जो एरिया ऑफ जनरल एटमॉस्फेयर होगा वो हमारा जनरल बॉडी ऑफ एयर होगा। तो ये जनरल बॉडी ऑफ एयर का तो एक डिफिनेशन है। दूसरा, जितना भी डिग्री ऑफ गैसनेस है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, वहाँ भी जो परसेंटेज के हिसाब से डिग्री ऑफ गैसनेस जो बांटा गया, जैसे 0.1% से कम है या 1 मीटर क्यूब पर टन से कम है, फिर 0.1% से ज्यादा है, 1 मीटर क्यूब पर टन से ज्यादा, और 10 मीटर क्यूब पर टन से कम है, 10 मीटर क्यूब पर टन से ज्यादा। जो फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, तीनों गैस, सेकंड और थर्ड तीनों डिग्री का जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये जो परसेंटेज या रेट ऑफ इमिशन है वो बोलता है, वो भी बोलता है जनरल बॉडी ऑफ एयर में। मतलब ये ऐसा सील्ड ऑफ एरिया में अगर मान लिया जाए कि 7% या 10% गैस है, तो उससे हमारा डिग्री ऑफ गैसनेस में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। डिग्री ऑफ गैसनेस में अंतर कब पड़ेगा, जब जनरल बॉडी ऑफ एयर में परसेंटेज चेंज होगा या रेट ऑफ इमिशन चेंज होगा तब। सील्ड ऑफ एरिया या बोर होल से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग को ये यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा था ये था जनरल बॉडी ऑफ एयर मीन्स द जनरल एटमॉस्फेयर इन ए सीम बट डज नॉट इंक्लूड। तो ये हम लोग देखें कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। रूफ कैविटी इंक्लूड होता है, जनरल एटमॉस्फेयर इन द सील्ड ऑफ एरिया और इन बोर होल ड्रिल्ड इन कोल सीम ये इंक्लूड नहीं है।
ये इसको एक्सक्लूड करते हैं, सील्ड ऑफ एरिया को छोड़कर और बोरहोल के हवा को छोड़कर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। एक्सक्लूडिंग में यही है, सील्ड ऑफ एरिया और यही पूछ रहा है, बाकी इसका जिक्र नहीं है तो इसको ये सब ले सकते हैं। एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डज नॉट इंक्लूड, तो डज नॉट इंक्लूड में जो जनरल बॉडी का डिफिनीशन है उसमें क्लियर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग सील्ड ऑफ एरिया एंड बोरहोल ड्रिल्ड। और बाकी जो जनरल एटमॉस्फेयर है, माइंस का इनटेक हो, रिटर्न हो या गोप्ड आउट, इवन गोप्ड आउट एरिया भी हमारा जनरल बॉडी ऑफ एयर में आ सकता है। ऊपर वाला क्वेश्चन में एज वाला था, ये क्लियर हो गया। एज में माइनिंग एग्जाम में अपियर होने के लिए भी 20 ईयर्स एज चाहिए। दूसरा कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए भी मिनिमम एज है, वो भी 20 ईयर्स चाहिए। नेक्स्ट है, ये याद रखिएगा एज पर क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के देता है ये एनसीटी की बुक से। एज पर सीएमआर 2017 शॉर्ट फायरर को जो है सीएमआर 2017 में कॉम्पिटेंट पर्सन के डिफिनेशन में रखा गया है। शॉर्ट फायरर जो है अप टू शॉर्ट फायरर जो है कॉम्पिटेंट पर्सन में है, और शॉर्ट फायरर के ऊपर माइनिंग सरदार और माइनिंग सरदार के ऊपर ओवरमैन, अंडर मैनेजर, ये सब जो है ऑफिशियल के डिफिनेशन में आता है। तो ये याद रखना होगा, ऑफिशियल माइनिंग सरदार या माइनिंग सरदार के ऊपर शॉर्ट फायरर, और बाकी ऑपरेटर ये सब जो है कॉम्पिटेंट पर्सन में, तो कॉम्पिटेंट पर्सन। देखिए अभी बाकी लोग ज्वाइन हो गया, ठीक है, 6-7 लगता है। सबको साउंड वगैरह क्लियर है ना, किसी का मैसेज पूछे क्या? अच्छा ठीक। ये एनसीटी के बुक से क्वेश्चन रहेगा, हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन है, और जितना जो कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन आता है वो देख रहे हैं इसी बुक से उठाया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, इन कनेक्शन विथ ब्लास्टिंग मिसफायर मीन्स, मिसफायर का मतलब इसका डिफिनीशन में ही हम लोग जाते हैं। मिसफायर मीन्स फेल्यूर टू एक्सप्लोड द इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव, जो सीएमआर का डिफिनीशन है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, इसलिए ज्यादा तक में ये पूरा लाइन ही याद रखिए। मिसफायर वैसे आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। मिसफायर मीन्स फेल्यूर टू एक्सप्लोड द इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन ए शॉर्ट होल, एक शॉर्ट होल में पूरा ब्लास्ट नहीं होता है, उसी को हम लोग मिसफायर बोलते हैं। किसी रीजन से ब्लास्ट ना हो, तार का कनेक्शन से, एक्सप्लोसिव खराब से या डिटोनेटर खराब से, तो वो मिसफायर हो गया। बाकी जो इसमें ऑप्शन है जैसे फेल्योर टू इग्नाइट डिटोनेटर, ये सब हमारा डिफिनीशन है कि इन कनेक्शन विद ब्लास्टिंग मिसफायर मींस जो सीएमआर में दिया हुआ है उसी को हम लोग को टिक करना है। इनसफिशिएंट स्टेमिंग मटेरियल है तो उससे ब्लोन आउट शॉट हो सकता है। यहाँ पर दिया है, इन विच फॉर्म द नोटिस ऑफ ओपनिंग रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 16 ऑफ द माइंस एक्ट shall have to be submitted। तो ये किस फॉर्म में देना है, कौन सा नोटिस, वो अभी गजेट नोटिफिकेशन जो 2018 का जो गजेट नोटिफिकेशन है, उस गजेट नोटिफिकेशन में सारे फॉर्म्स का लिस्ट है। वो फॉर्म एक्चुअली ये लिस्ट लंबा है, 7 फॉर्म इसमें दिया हुआ है, और कुछ फॉर्म जो है ABCD करके दिया हुआ है, इसलिए इसका नंबर ज्यादा हो जाता है। देखिए इसमें दो, एक फॉर्म 1 सीरीज का जो फॉर्म है वो फॉर्म 1A 1B 1C 1D, ये वन सीरीज का फॉर्म है। इस सीरीज का जो फॉर्म है इसका मतलब है ओपनिंग, रीओपनिंग, क्लोजर, डिसकंटिन्यूअस। इसको आप किसी तरह से याद रख सकते हैं, ORCAD करके, और कार्ड या कुछ वैसा याद रख लीजिए, और कार्ड, नोटिस ऑफ ओपनिंग, रीओपनिंग, क्लोजर, अबैंडनमेंट या डिसकंटिन्यूअस, इसके हिसाब से ये याद हो जाएगा। ए से जो है फॉर्म 1A, फिर 2B में ये हो जाएगा, 2C में ये दोनों मिला के C है, फिर ये D है। इस टाइप से कुछ कोई भी अपना सिंपल करके याद रख सकते हैं, और कार्ड से भी याद रख सकते हैं, ORCAD। O से ओपनिंग हो गया, R से रीओपनिंग हो गया, C से क्लोजर, अबैंडनमेंट, डिसकंटिन्यूअस। तो ये जो वन सीरीज का जो फॉर्म्स है
सबसे स्टार्टिंग पूछेगा भी तो इसी टाइप का। फॉर्म 1 में हम लोग नोटिस ऑफ ओपनिंग माइंस सबसे पहले स्टार्ट होगा और नोटिस ऑफ ओपनिंग जो है 1 सीरीज का ए फॉर्म में देते हैं। री ओपनिंग है, जैसे माइंस बंद था उसके बाद फिर से खोला गया तो वो नोटिस फॉर्म 1 बी में है। माइंस का क्लोजर है या अबंडनमेंट है तो उसका 1 सी में है। सी से क्लोजर और सी से क्लोजर, ये एक कैसा याद रख सकता है। डी से डिसकंटिन्यूअस याद रख सकता है, 1 डी डिसकंटिन्यूअस के लिए है। बाकी फॉर्म 1 में जो नोटिस ऑफ ओपनिंग देते हैं वो फिर सीएमआर में दिया हुआ है। ये नोटिस ऑफ ओपनिंग जो देना है वो माइन से स्टार्ट होने के 30 दिन पहले देना रहता है। सॉरी, क्या एक सेकंड। एक्चुअली इसमें एक साथ में बहुत सारा फॉर्म है, बहुत सारा डेट है, तो कंफ्यूजन होते रहता है। इसको बढ़िया से याद करके, एक दो क्वेश्चन तो आता ही है इससे, इसको अच्छा से याद करके और एग्जाम के टाइम में रिवीजन करके जाना होगा, नहीं तो गलती होने का चांसेस इसमें ज्यादा रहता है। एक- इसको ऐसा करते हैं, इसको हम लोग एक बार करा लेंगे ऐसे, एक एक अभी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस फॉर्म को एक क्लास में हम सेपरेट करा लेंगे एक एक करके। अभी आप जस्ट इसको एक व्यू दे सकते हैं, खाली समझ लीजिए एक बार इसको। एक क्लास में फॉर्म्स को ही सिर्फ सेपरेट कर लेंगे, उसको कैसे याद कर सकते हैं उसका एक डाटा बना लें। दूसरा जो फॉर्म टू सीरीज का जो फॉर्म है वो है मेनली चेंज ऑफ एड्रेस से रिलेटेड है, और चेंज ऑफ या ऑनर एजेंट का चेंज होता है या उसके एड्रेस का चेंज होता है, वो है। टू सेकेंड सीरीज का जो फॉर्म है, जैसे नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ द माइंड का नाम चेंज हो रहा है या ऑनर चेंज हो जाता है या ऑनर का एड्रेस चेंज हो जाता है, तो एबीसी में चेंजेज है खाली। उसका डी और ई जो है ये अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन से है, पहले अपॉइंटमेंट होगा दूसरे उसके बाद टर्मिनेशन होगा। तो फॉर्म 2 डी में हम लोग एजेंट या मैनेजर या एटीसी दिया। एटीसी में मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर हुआ या सर्वेयर हुआ या सेफ्टी ऑफिसर हुआ या वेंटिलेशन ऑफिसर हुआ, ये सब का जो है अपॉइंटमेंट का 2 डी में देंगे नोटिस डीजीएमएस को। दूसरा बोलता है टर्मिनेशन का जो है 2 ई में, डी के बाद जो 2 ई होगा उसके बाद। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाला है, जो कि आपको भूलना नहीं है। फॉर्म 3 में एनुअल रिटर्न देते हैं, पहला वाला 1 ए वाला याद रखना होगा। नोटिस ऑफ ओपनिंग देते हैं, ये बीच में एक तो बीच का ये याद रखिए 2 डी और 2 ई, ये चूंकि हमेशा यूज होता है। ऑनर एजेंट का, मैनेजर का टर्मिनेशन या अपॉइंटमेंट वाला। रामजीत सही बोला, 30 दिन एक्ट में दिया हो, माइल्स एक्ट में दिया होगा। वही खोज रहे थे रेगुलेशन में। रेगुलेशन में नहीं दिया है उस चीज को। यहाँ पर उसी चीज को रिपीट नहीं किया। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में चलता है। इसको ये बहुत ज्यादा फॉर्म है, इसमें उलझने से तो अभी रह जाएंगे। इसमें दोनों इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिए, फिर एक बार फॉर्म्स को देखते हैं अलग से, कुछ शॉर्ट ट्रिक बना के उसको याद करने का देखते हैं।
तो ये इसमें तो लिखा हुआ है जो सीएमआर में दिया हुआ है एज स्पेसिफाइड बाय चीफ इंस्पेक्टर, और ये स्पेसिफाई होकर ऑलरेडी ये गैजेट में आ गया 1A में। नोटिस ऑफ ओपनिंग तो दिया जाएगा, किस में दिया जाएगा 1A में, या यहाँ पर फॉर्म एज स्पेसिफाइड बाय सीआई। यदि इसमें 1A रहता तो हम लोग 1A ही देते। और ये माइन बाउंड्री चेंज होने पर भी जो है ये 7 दिन के अंदर में न्यू बाउंड्री का देना पड़ता है। ये भी इसी रेगुलेशन में दिया हुआ है, रेगुलेशन 1, 2, 3 से भी क्वेश्चन दिया है। हाँ, यहाँ दिया है माइन का बाउंड्री यदि चेंज होगा तो न्यू बाउंड्री, जो न्यू बाउंड्री होगा उसके विषय में 7 दिन के अंदर में जो चेंजेज होगा उसका नोटिस देना है। Provided that in case of change in boundary of the mine under regulation 121 and 122, a plan showing new boundaries shall be submitted within 7 days of the said changes। ये रेगुलेशन 3 में है, ये याद रखिए। माइन का बाउंड्री चेंज होने पर 7 दिन के अंदर में जो है नोटिस देना है। तो इसका आंसर 7 डेज होगा। आगे उसके बाद है एनुअल रिटर्न वाला, इंपॉर्टेंट है, फॉर्म 3 में देते हैं और 1 फरवरी या 1 फरवरी के पहले देते हैं। वो इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में आ भी सकता है। ये एनुअल रिटर्न वाला जो है इम्पोर्टेंट है। फॉर्म 3 में एनुअल रिटर्न जाता है, कब जाना है 1 फरवरी या 1 फरवरी के पहले, इसलिए इसको लिखता है ऑन और बिफोर। 1 फरवरी या 1 फरवरी के पहले फॉर्म 3 में डीजीएमएस को एनुअल रिटर्न भरा जाता है। उसके बाद है हाउ मेनी डेज in advance the honored agent or manager shall give notice to the chief inspector under CMR 2017 when they intend to abandon or discontinue work of a mine। यदि माइंस को बंद करना है या डिसकंटिन्यू करना है तो उस कंडीशंस में कितना दिन पहले जो है डीजीएमएस को या चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस दिया जाएगा। तो ये नोटिस है, ये नोटिस भी सीएमआर में दिया हुआ है और ये 30 दिन ही होगा। नोटिस ऑफ अबंडनमेंट एंड डिसकंटिन्यूएंस, ये यहाँ पर ये जैसे दिया हुआ है कि जब इंटेंडेड है कि बंद करना है या डिसकंटिन्यू करना है। डिसकंटिन्यूएंस में भी है कि 60 दिन से ज्यादा के लिए यदि डिसकंटिन्यू करते हैं उस कंडीशंस में जो है 30 दिन पहले जो है नोटिस देना है अबंडनमेंट के, या इंटेंडेड मतलब इंटेंशन, इंटेंडेड का मतलब क्या, इंटेंशन है पहले से फिक्स है कि बंद करना है तब। दूसरा हुआ कि किसी कारण से बंद किया और डिसकंटिन्यू जो है 60 दिन तक रह गया, तो उस कंडीशन में 30 दिन पहले ये नोटिस देना है। ये सब कंफ्यूजन वाला है बार बार। ये 30 दिन याद रखिए, इसमें जो पूछा हुआ है वो क्वेश्चन सबको तो कम से कम याद रखना होगा। अबंडनमेंट या डिसकंटिन्यूअस 30 दिन हो गया, एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 में हो गया, बाउंड्री चेंज होगा तो 7 दिन के पहले इंटीमेट करना है, वन में नोटिस ऑफ ओपनिंग भेजते हैं, मिसफायर सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
109 नंबर क्वेश्चन। When it is intended to reopen a mine or seam after abandonment or discontinuance for a period of 60 days। अब ये रीओपनिंग क्या बोल रहा है? रीओपनिंग जब करना होगा तो उस कंडीशन में भी रीओपनिंग करने के 30 दिन पहले हम लोग डीजीएमएस को नोटिस देते हैं। माइंस जब एक बार बंद हो गया है, बंद होने के बाद या इधर वो अबांडन किया गया है या डिसकंटिन्यू किया गया है 60 दिन से ज्यादा, उसके बाद फिर से यदि उसको खोलना है तो ऑनर एजेंट और मैनेजर जो है जब खोलेंगे उसके 30 दिन पहले डीजीएमएस को इंटीमेशन देंगे। नोटिस ऑफ ये क्या हुआ? रीओपनिंग हुआ। तो ये इस किस फॉर्म में देंगे? ये रीओपनिंग वाला, रीओपनिंग का मैसेज हम लोग देंगे ORCA हम लोग याद किए थे ना। 1A में तो हम लोग ओपनिंग है, रीओपनिंग का जो है 1B में होगा। 1B में रीओपनिंग का। फिर है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडीली इंजुरी in connection with mining operations shall be given in form 4A to the district magistrate, chief inspector, regional inspector within dash hours। ये वाला याद होगा। ये फॉर्म 4A में जो हम लोग नोटिस ऑफ एक्सीडेंट देते हैं या सीरियस बॉडली इंजुरीज देते हैं या इवन कोई डेंजरस ऑकरेंस, फॉर्म 4A वाला कई बार डिस्कस किए हैं, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। रेगुलेशन 8 और माइंस एक्ट का सेक्शन 23 के तहत जो है क्या दिया जाता है? नोटिस ऑफ एक्सीडेंट दिया जाता है। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट सेक्शन इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या बोलता है? इधर कोई फैटल एक्सीडेंट हुआ, फैटल के केस में देते हैं, सीरियस बॉडली इंजुरी है उसके केस में देते हैं, या कोई डेंजरस ऑकरेंस है। डेंजरस ऑकरेंस में जैसे डम फेल हो गया, या मान लिया जाए कि बेंच फेलियर हो गया, डम फेलियर हो गया, कोई गैस बस्ट हो गया, इनफ्लेमेबल गैस लग गया, इनंडेशन हो गया, कुछ वैसा घटना हुआ जिसमें कि कोई आदमी नहीं भी मरा है लेकिन इस टाइप का कोई बिग नेचर का घटना है, या ओवर बाइंडिंग हो गया, तो ये सब का इंटीमेशन जो है डीजीएमएस को देना है कितने दिनों के अंदर में? 24 घंटा के अंदर में। जिसमें एक और भी किसी किसी को देते हैं, चीफ इंस्पेक्टर को देते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर को देते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देते हैं विद इन 24 आवर। डी ठीक है, मुंडा सरकार का डी ही इसका आंसर होगा, 24 आवर। What should be the minimum age for appearing in any examination held by board? किसी भी एग्जाम में अपियर होने के लिए मिनिमम एज कितना है? तो हम लोग पहले डिस्कस किए दो चीज में 20 दो जगह, एक तो कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए भी 20 इयर्स और दूसरा एग्जाम में अपियर होने के लिए भी 20 इयर्स। ये दो याद रखिए, 20 वर्ष ही दोनों है। उसके बाद है what should be the minimum average output of an underground mine where manager must have first class manager certificate। ये क्वेश्चन रेगुलेशन से दिया है, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, जो कि सीएमआर 27 में है। ये मैनेजर का जो अपॉइंटमेंट है, अभी मैनेजर क्या है तो एक बार हम लोग मैनेजर का अपॉइंटमेंट वाला देख लेते हैं। मैनेजर का क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट है, सबसे पहले मैनेजर सेकेंड क्लास चाहिए या फर्स्ट क्लास चाहिए अंडरग्राउंड के लिए और ओपन कास्ट के लिए, दोनों का अलग अलग कंडीशंस दिया है। यदि माइंस जो है हमारा बिलो ग्राउंड है, बिलो ग्राउंड माइंस है, वहां का प्रोडक्शन जो है 2500 टन पर मंथ, 2500 टन पर मंथ से यदि ज्यादा है तो वहां पर हम लोगों को फर्स्ट क्लास चाहिए और अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, मतलब कि नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इसको एनआर भी बोल सकते हैं, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट। दूसरा बोलता है कि यदि ये प्रोडक्शन बिलो ग्राउंड में ही, अंडरग्राउंड माइंस ही है,
और ये प्रोडक्शन 2500 टन पर मंथ से, यहाँ पर क्या था, इतना 2500 टन पर मंथ से यदि ज्यादा है, इतना से ज्यादा है मतलब कि मोर देन है, और ये इतना से कम है, लेस है तब क्या है कि फर्स्ट क्लास से भी काम चल सकता है या सेकंड क्लास से भी काम चल सकता है, लेकिन ये दोनों जो है अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए। तो ये अभी का जो हम लोग का CMR 27 है, उसके हिसाब से बिलो ग्राउंड माइंस में 2500 टन से कम है प्रोडक्शन, तो उस कंडीशन में फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास कोई मैनेजर हो सकता है। 2500 टन से ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर ही चाहिए, और दोनों ही कंडीशन में अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, मतलब कि जो अंडरग्राउंड में काम कर सकता है, अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस वाला मैनेजर चाहिए। उसी में फिर दिया है मोर देन, ये हो गया अंडरग्राउंड का। ओपन कास्ट के केस में है, यदि प्रोडक्शन हमारा 20,000 टन से 20,000 टन से ज्यादा है, या इसको लिखे मोर देन 20,000 टन पर मंथ, इससे ज्यादा है, उस कंडीशंस में बोलता है फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट चाहिए, इधर वो रिस्ट्रिक्टेड हो या अनरिस्ट्रिक्टेड हो। और दूसरा बोलता है 20,000, सॉरी यहाँ पर ये ऊपर वाला में तो टन होगा, क्योंकि कोयला है तो टन होगा, नीचे वाला में टन नहीं दिया, ये दिया है मीटर क्यूब है, इतना मीटर क्यूब, 20,000 मीटर क्यूब पर मंथ। मतलब मीटर क्यूब से मतलब हो गया एवरेज मटेरियल हैंडल्ड है, इधर आप वो भी निकाल, कोयला निकालिए या वो भी निकालिए, कोयला निकाले या वो भी निकाले, 20,000 मीटर क्यूब पर मंथ से यदि प्रोडक्शन हमारा ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास चाहिए, 20,000 पर मीटर क्यूब से यदि कम है तो हम लोगों को फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास कोई भी चलेगा, फर्स्ट क्लास भी है तो चलेगा, सेकंड क्लास भी है तो चलेगा। तो ये मैनेजर का जो अपॉइंटमेंट होगा उससे रिलेटेड है। बिलो ग्राउंड के लिए 2,500 का फिगर याद रखिए, 2,500 से ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास, 2,500 से कम है तो सेकंड क्लास भी चलेगा, और जहां सेकंड क्लास काम कर सकता है वहां ऑलरेडी फर्स्ट क्लास भी काम कर सकता है। तो ये हो गया हम लोगों को, ये याद रखना होगा। यहाँ बिलो ग्राउंड में हमेशा अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ही चलेगा, 20,000 से कम है तो सेकंड क्लास, 20,000 से ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब इस पर जो ऑब्जेक्टिव था उसको हम लोग देख लेते हैं। Objective है what should be the minimum average output of an underground mine where the manager must have first class manager certificate of competency। ये बोलता है अंडरग्राउंड माइंस के लिए एवरेज मंथली आउटपुट कितना रहने पर मिनिमम फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर चाहिए। तो बिलो ग्राउंड माइंस के लिए हम लोग क्या अभी डिस्कस किए कि यदि 2500 टन से ज्यादा प्रोडक्शन है तो फर्स्ट क्लास, और 2500 टन से कम है तो उस कंडीशन में सेकेंड क्लास होगा। तो 112 का आंसर जो 27 नंबर रेगुलेशन है उसके हिसाब से क्या होगा, ये हो। नेक्स्ट पूछ रहा है द चीफ इंस्पेक्टर मे नॉट अलाउ ए पर्सन अनलेस ही होल्ड्स ए सर्टिफिकेट टू एक्ट एज मैनेजर ऑफ एनी अंडरग्राउंड कोल माइंस व्हेन द एवरेज मंथली आउटपुट इज इन एक्सेस ऑफ 2500 टन। यदि 2500 टन से ज्यादा प्रोडक्शन है तो उस कंडीशन में कौन सर्टिफिकेट वाला चाहिए, उस कंडीशंस में जो है मिनिमम सेकंड क्लास सर्टिफिकेट वाला भी है तो काम चल जाएगा। तो मिनिमम सेकंड क्लास सर्टिफिकेट सी वाला इसका आंसर होगा। एक मिनट, सॉरी यहाँ पर ये इन एक्सेस पर, सॉरी इन एक्सेस बोला है ना, ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास और कम है तो सेकंड क्लास भी चलेगा। हम लोग क्या अभी डिस्कस किए, 2500 से यदि ज्यादा है, मोर देन है तो फर्स्ट क्लास, लेस देन है इससे तो लेस देन 2500 है तो उस कंडीशन में
सेकंड क्लास भी चलेगा। तो यहाँ पर चूंकि इन एक्सेस अब बोल रहा है, इन एक्सेस है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होगा। नेक्स्ट है, इन एवरी अंडरग्राउंड कोल माइंस द एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ विच एक्सिड्स ए। यहाँ पर बोल रहा है हर एक अंडरग्राउंड कोल माइंस के लिए, अब सेफ्टी ऑफिसर क्या पूछ रहा है कि सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट अंडरग्राउंड कोल माइंस के लिए, तो सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट का दिया है रूल रेगुलेशन 29 में। एक बार सेफ्टी ऑफिसर वाला हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट का ये सारा ही डाटा बेस्ड है, ये बार बार भूलने वाला भी है। सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट को एक बार समझते हैं। सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट जो है ये रेगुलेशन 29 में दिया है। और सेफ्टी ऑफिसर का जो ड्यूटी है, इसमें सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट के बारे में दिया है, और जो ड्यूटी के बारे में रेगुलेशन है सेफ्टी ऑफिसर का, वो जो है 44 नंबर रेगुलेशन में दिया है। हम लोग यहाँ पर इसमें बोल रहा है कि कब सेफ्टी ऑफिसर का माइंस में जरूरत है। तो यदि बिलो ग्राउंड माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस है, वहां का प्रोडक्शन 5000 टन पर मंथ से यदि ज्यादा है तो वहां पर सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। फिर ओपन कास्ट यदि माइंस है तो उस कंडीशन में यदि 20,000 मीटर क्यूब, मतलब इधर वो भी निकलता हो चाहे कोयला मिलर निकलता हो, 20,000 पर मीटर क्यूब से ज्यादा का जरूरत है तो सेफ्टी ऑफिसर का जरूरत है। अब उसके बाद बोलता है कि जब सेफ्टी ऑफिसर का जरूरत है तो कब फर्स्ट क्लास चाहिए और कब सेकंड क्लास चाहिए, या कब डिग्री और डिप्लोमा से भी काम चल जाएगा, इसका फिर अलग अलग दिया है। बिलो ग्राउंड के केस में दिया है, बिलो ग्राउंड माइंस में बोलता है सेफ्टी ऑफिसर यदि 15,000 टन से ज्यादा हो, 15,000 टन पर मंथ से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में फर्स्ट क्लास मैनेजर जो है वही सेफ्टी ऑफिसर होगा। दूसरा बोलता है कि यदि 15,000 टन से कम हो, मतलब कि 10,000 टन से 15,000 टन के बीच में हो, उस कंडीशन में फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ऑब्लिक देते हैं, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास कोई भी हो सकता है। दूसरा बोलता है यदि 5,000 टन से लेकर 10,000 टन के बीच में हो, उस कंडीशन में फर्स्ट क्लास भी हो सकता है, सेकंड क्लास भी हो सकता है, या कोई ऐसे डिग्री किया है वो हो सकता है, कोई डिप्लोमा किया है वो भी हो सकता है, डिग्री या डिप्लोमा। तो अंडरग्राउंड माइंस में जो सेफ्टी ऑफिसर का जो डाटा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 15,000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन है अंडरग्राउंड में तो फर्स्ट क्लास चाहिए, 10,000 से 15,000 टन के बीच में है तो फर्स्ट या सेकंड क्लास, 5,000 से 10,000 टन के बीच में है तो उस कंडीशन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, डिग्री या डिप्लोमा, और 0 से 5,000 टन के बीच में है तो वहां पर कोई नहीं रहेगा, नो सेफ्टी ऑफिसर, वहां सेफ्टी ऑफिसर का जरूरत नहीं। सेफ्टी ऑफिसर का जरूरत अंडरग्राउंड में कब है, ये हम लोग ऊपर डिस्कस किए, 5,000 टन से ज्यादा हो तब सेफ्टी ऑफिसर अंडरग्राउंड में चाहिए। 15,000 से ज्यादा में फर्स्ट क्लास, 10 से 15 के बीच में फर्स्ट या सेकंड, 5 से 10 के बीच में फर्स्ट सेकंड या डिग्री या डिप्लोमा, 0 से 5 के बीच में कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। वही चीज, वही सेफ्टी ऑफिसर यदि ओपन कास्ट का केस है, ओपन कास्ट के केस में उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर दो ही डाटा दिया हुआ है। यदि 50,000 मीटर क्यूब पर मंथ से ज्यादा हमारा मटेरियल हैंडल्ड है तो उस कंडीशन में जो सेफ्टी ऑफिसर चाहिए वो फर्स्ट क्लास चाहिए। दूसरा 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में यदि है
उस कंडीशन में फर्स्ट या सेकंड क्लास कोई है उससे काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ डिग्री डिप्लोमा नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकंड क्लास कम से कम चाहिए। बाकी 20,000 से अगर नीचे है, 0 से लेकर 20,000 के बीच में है, तो वहां पर कोई सेफ्टी अफसर आप नहीं भी दीजिएगा तो काम चल जाएगा, नो इशू। तो सेफ्टी अफसर वाला ये क्लियर कुछ हुआ होगा। तो ये सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट है। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर का देख लेते हैं डाटा, फिर वेंटिलेशन ऑफिसर का जब क्वेश्चन आएगा तो वेंटिलेशन ऑफिसर का देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, इन एवरी अंडरग्राउंड कोल माइन वेयर एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ which exceeds A, the manager shall be assisted by a safety officer। अंडरग्राउंड बोल रहा है, बिलो ग्राउंड कोल माइंस में कितना टन से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तब जो है सेफ्टी ऑफिसर का जरूरत वहां पर है। अंडरग्राउंड कोल माइंस में कितना टन से ज्यादा प्रोडक्शन होने पर सेफ्टी ऑफिसर का जरूरत है। तो अभी हम लोग देखें इसको कि 5,000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम लोग को अंडरग्राउंड माइंस में सेफ्टी ऑफिसर का जरूरत है। ओपन कास्ट में कितना पर 20,000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन होने पर सेफ्टी ऑफिसर का जरूरत है। और ठीक है, इसको आप ज्यादा इसमें टाइम नहीं किल करते हैं। नेक्स्ट है, एज पर CMR 2017 व्हाट शुड बी द मिनिमम एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ अंडरग्राउंड माइन वेयर द सेफ्टी ऑफिसर मस्ट हैव फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। अब अंडरग्राउंड कोल माइंस में हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, उसी चीज को पूछ रहा है जैसे अभी डिस्कस किए, 0 से 5,000 तक सेफ्टी ऑफिसर का जरूरत अंडरग्राउंड के लिए नहीं है। 5,000 से लेकर 10,000 तक है, तो यहाँ पर जो है सेफ्टी ऑफिसर इस कंडीशन में चाहिए। उसमें चाहिए कौन, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर। उसके बाद है 10 से 15,000 के बीच में यदि होगा, तो 10 से 15, एक मिनट, 5 से 10, सॉरी 5 से 10 में तो डिग्री डिप्लोमा, ये फर्स्ट सेकेंड या डिग्री और डिप्लोमा, डिग्री या डिप्लोमा कोई हो सकता है। फिर हम लोग डिस्कस किए 10 से 15 के बीच में यदि है, 15,000 के बीच में, तो उसमें फर्स्ट या सेकंड क्लास। 15,000 से यदि ऊपर है, मोर देन 15,000 है, तो वहां पर हम फर्स्ट क्लास चाहिए। तो यहाँ पर भी है कि ये मंथली आउटपुट ऑफ फर्स्ट क्लास के लिए अंडरग्राउंड में कितना प्रोडक्शन रहेगा कम से कम, तो फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट वाला का जरूरत है मिनिमम। तो ये अब इसके अनुसार हम लोग अभी जो डाटा रिप्रेजेंट किए उससे ये 15,000 होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आगे। अब इसके बाद जो है वो वेंटिलेशन ऑफिसर से रिलेटेड है, तो फिर वेंटिलेशन ऑफिसर वाला डाटा को एक बार समझना पड़ेगा। वेंटिलेशन ऑफिसर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। ये एक बार में सब करने से शायद हमको लगता है कंफ्यूजन भी हो रहा होगा। वेंटिलेशन ऑफिसर के बारे में रेगुलेशन 31 में दिया है। रेगुलेशन 31 में है वेंटिलेशन ऑफिसर का क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट। इसमें बोलता है वेंटिलेशन ऑफिसर का माइंस में कब जरूरत है। पहला बात तो कि ये अंडरग्राउंड माइंस के लिए वेंटिलेशन ऑफिसर का जरूरत है, ओपन कास्ट के लिए वेंटिलेशन ऑफिसर का कोई जरूरत नहीं है। अब अंडरग्राउंड माइंस में भी फिर दिया है कब डिग्री 1 में और कब डिग्री 2 में।
तो डिग्री 1 में बोलता है यदि 5,000 टन पर मंथ से ज्यादा प्रोडक्शन हो तो वेंटिलेशन ऑप्शन का जरूरत है। या डिग्री सेकेंड या थर्ड डिग्री का माइंस है तो वहाँ 2,500 टन से भी ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो वहां पर एक वेंटिलेशन ऑप्शन चाहिए। अब ये बोलता है, ये हो गया रिक्वायरमेंट, कब कब फर्स्ट डिग्री गैसीय माइन में 5,000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन है तब चाहिए, सेकेंड या थर्ड डिग्री गैसीय माइन में 2,500 टन से ज्यादा प्रोडक्शन है तब वेंटिलेशन ऑप्शन चाहिए। अब कब इसमें फर्स्ट क्लास और कब जो है सेकंड क्लास चाहिए, तो वेंटिलेशन ऑफिसर के लिए फर्स्ट क्लास होना कोई जरूरी नहीं है। वेंटिलेशन ऑफिसर के लिए फर्स्ट क्लास होना कोई जरूरी नहीं है। ये बोलता है कि यदि फर्स्ट डिग्री गैसीय माइन है और 15,000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन है, मोर देन 15,000, उस कंडीशन में फर्स्ट या सेकंड क्लास जो है वो वेंटिलेशन ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, क्योंकि वेंटिलेशन अंडरग्राउंड का मामला है तो वो रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वहाँ काम नहीं करेगा। दूसरा बोलता है कि सेकेंड या थर्ड डिग्री गैसीय माइन है तो वहाँ और मोर देन 10,000 प्रोडक्शन हो, सेकेंड और थर्ड डिग्री में 10,000 से ज्यादा हो तो वहाँ भी फर्स्ट या सेकेंड क्लास कोई अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाला जो है वेंटिलेशन ऑप्शन हो सकता है। और इसके अलावा जो अदर केसेस है उस कंडीशन में जो है आइदर फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो या डिग्री हो या डिप्लोमा होल्डर हो, वो सब जो है वेंटिलेशन ऑफिसर का काम कर सकता है बीओ का। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें दिया हुआ है कि यदि 15,000 टन से कम प्रोडक्शन हो, इसी में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि 15,000 टन से यदि कम प्रोडक्शन हो किसी अंडरग्राउंड माइंस का तो वहां चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस चाहे एप्लीकेशन देने पर ऑन एप्लीकेशन वेंटिलेशन ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट को कंबाइंड कर सकता है। और एक ही आदमी जो इन जनरल बोलता है सेफ्टी ऑफिसर को एडिशनल ड्यूटी नहीं देने के लिए, लेकिन 15,000 से कम प्रोडक्शन है अंडरग्राउंड माइंस का तो सेफ्टी ऑफिसर और ये दोनों को कंबाइन किया जा सकता है, ये पोस्ट को एक साथ है दोनों किया जा सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं उसमें क्वेश्चन क्या है। वेंटिलेशन ऑफिसर से इतना ही है। तो ये क्वेश्चन था इन एवरी डिग्री 1 अंडरग्राउंड कोल माइंस, ये सब रटने वाला क्वेश्चन है। इफ द एवरेज आउटपुट एक्सीड्स, डिग्री 1 माइन है, एवरेज आउटपुट कितना से एक्सीड करेगा तो मैनेजर को एक वेंटिलेशन ऑफिसर का जरूरत है। तो डिग्री 1 माइंस में हम लोग पढ़े 5,000 टन से ज्यादा होगा तो वेंटिलेशन ऑफिसर चाहिए। डिग्री सेकेंड और थर्ड डिग्री का गैसीय माइन है तो उसमें कितना 2,500 टन से ज्यादा प्रोडक्शन है तो वहां पर हमारा वेंटिलेशन ऑफिसर चाहिए। ये बोला इन गैसीय माइन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिग्री द एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ व्हिच एक्सीड्स 8 टन, सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसीय माइन के लिए एवरेज मंथली आउटपुट कितना टन से, मतलब 2,500 टन से बढ़ेगा तो मैनेजर शैल बी असिस्टेड बाय ए वेंटिलेशन ऑफिसर। तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्रीगेट। अब इसके बाद जो आता है 118 नंबर जो है वो इंजीनियर से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, उसको ये भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। इंजीनियर का जो अपॉइंटमेंट है वो उसके बाद वाला रेगुलेशन में है। वो रेगुलेशन का नंबर है 32। उसमें बोलता है कि हर एक माइन में एक इंजीनियर होगा, जो इंजीनियर
इन जनरल चार्ज जिसको बोलते हैं, इंजीनियर इन जनरल चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी है उसके सुपरविजन के लिए रहेगा, इंजीनियर इन जनरल चार्ज। उसके बाद दिया है कि जिस माइंस में इलेक्ट्रिकल के लिए दिया है कि यदि 650 वोल्ट से ज्यादा, इससे ज्यादा वोल्ट पावर यूज होता है और 1.5 MVA से ज्यादा यदि एनर्जी का यूज करते हैं तो वहां पर एक एडिशनल जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए, जो कि डिग्री या डिप्लोमा होगा। दूसरा बोलता है मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए बोलता है यदि 1500 HP से ये सारे मशीन का हॉर्स पावर को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट हॉर्स पावर, 1500 HP से ज्यादा यदि है तो उस कंडीशन में एक मैकेनिकल इंजीनियर एडिशनल होना चाहिए, जिसका की क्वालिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा होगा। इससे एक तो रहेगा इंजीनियर इन जनरल चार्ज जो दोनों का हेड रहेगा। फिर यदि इलेक्ट्रिकल 1.5 MVA से ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिनिमम होना चाहिए थे। मैकेनिकल 1500 HP से ज्यादा है तो एक मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए। इसमें जो है इस रेगुलेशन में यही मेन चीज है। और उसी को अब हम लोग फिर देख लेते हैं। यहाँ वही पूछ रहे व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्रीगेट horse power of all earth moving machinery used in an open cast mine when appointment of engineer having degree or diploma qualification in electrical or mechanical engineering recognized by the central government is made mandatory by the CMR 2017। तो ये हम लोग डिस्कस किए। जहाँ एग्रीगेट हॉर्स पावर का बात होगा तो अब ये हम लोग डिस्कस किए कि 1500 HP से ज्यादा होगा तो वहां पर एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। और जहां पर हम लोग अथी का बात करेंगे एनर्जी का बात, तो 1.5 MVA से ज्यादा होने पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एडिशनल चाहिए। वैसे एक इंजीनियर एक जनरल चार्ज में तो रहेगा ही जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का डिग्री या डिप्लोमा होल्डर होगा। आज हम लोग लेट से स्टार्ट किए हैं तो हम लोग अच्छा कितना क्वेश्चन 17 18 19 20, अच्छा 20 क्वेश्चन कम से कम कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये बोलता है आउट ऑफ अवेलेबल सर्वेयर हाउ मेनी शैल बी अपॉइंटेड बाय अंडरग्राउंड माइन मैनेजर फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लान रिक्वायर अंडर न्यू कोल माइंस रेगुलेशन। एक्चुअली नंबर ऑफ सर्वेयर्स तो रहता है वो स्केल पर है। जैसे अंडरग्राउंड में क्या है 8000 से ज्यादा है प्रोडक्शन, 8 से 10,000 तक एक सर्वेयर है। फिर 10,000 से ज्यादा रहने पर एवरी 5,000 पर एडिशनल सर्वेयर। सर्वेयर का अपॉइंटमेंट सर्वेयर का जो अपॉइंटमेंट है वो गैजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से सबको पता होगा। तो 8,000 से टन के लिए एक है, सॉरी ये गलती बोल दी है। हाँ सॉरी ये 8,000 या 8,000 से नीचे के लिए जो है एक सर्वेयर चाहिए। फिर 8,000 से ऊपर जब प्रोडक्शन होगा तो एवरी 15,000 5,000 एवरी 15,000 या इसके पार्ट पे एक एडिशनल सर्वेयर चाहिए। 8,000 से कम प्रोडक्शन है तो एक, 8,000 से ऊपर
हर एक 15,000 टन या इसके पार्ट के लिए एक सर्वेयर अंडरग्राउंड में चाहिए। अब किसी माइंस का प्रोडक्शन यदि अंडरग्राउंड माइंस का 30,000 टन प्रोडक्शन है, उस कंडीशन में नंबर ऑफ सर्वेयर कितना होगा? 8,000 तक के लिए एक, फिर इसके बाद जो 15,000 टन होगा उसके लिए एक, 15 8 23 हो गया। 23 के बाद अगला 7,000 है, उसके लिए भी एक, तो मिनिमम 3 सर्वेयर हो जाएगा उस केस में। मतलब हर पार्ट 15,000 के लिए एक या 15,000 के पार्ट के लिए एक, और ये 8,000 तक में एक, 8,000 से ऊपर हर 15,000 में एक। सेम चीज ओपन कास्ट में जो सर्वेयर का अपॉइंटमेंट है उसमें दे दिया है कि 10 लाख टन, यदि 10 लाख 3 2 5, ये 10 लाख टन या 10 लाख ये मीटर क्यूब में टन में 10 लाख मीटर क्यूब एवरेज मटेरियल हैंडल्ड है, तो उस कंडीशन में मिनिमम 2 सर्वेयर चाहिए। उसके बाद फिर बोलता है 1 से 5, मतलब कि 10 से 1 मिलियन का मतलब 10 लाख हुआ। 1 मिलियन से अप टू 1 मिलियन, मतलब कि अप टू 10 लाख मीटर क्यूब है तो 2 सर्वेयर चाहिए। फिर 10 लाख से 50 लाख तक में 3 है, 50 से 100 लाख में 4 है, 100 से 150 लाख में 6 है, फिर 150 लाख से ज्यादा बढ़ने पर हर 150 लाख पर फिर एडिशनल है। 15 मिलियन टन से ज्यादा होने पर इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। 1 मिलियन क्यूबिक मीटर तक में 2, 1 से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर तक में 3, 5 से 10 मिलियन क्यूबिक मीटर तक में 4 है, 10 से 15 में 6, फिर 15 से बढ़ने पर हर एक अगला 10 पर एक एक जो है ऐड होगा। तो वो स्केल है, और उसमें से जितना भी सर्वेयर हुआएगा अंडरग्राउंड माइंस में कैलकुलेट करके, उसमें से एक सर्वेयर को जो है मैनेजर ऑथोराइज करता है, जो कि डीजीएमएस के पर्पज से जो प्लान और सेक्शन प्रिपेयर होगा उसके लिए वो ऑथोराइज सिग्नेचरी होता है। Out of available surveyors, how many shall be appointed by the underground manager for preparation and maintenance of plan? तो एक सर्वेयर को जो है ये प्रिपरेशन के लिए उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज इन ए वीक द मैनेजर ऑफ ए बिलो ग्राउंड कोल माइन शैल विजिट द माइन टू सी दैट द सेफ्टी एस्पेक्ट इज इंश्योर्ड। अंडरग्राउंड कोल माइंस में बोलता है मैनेजर जो है वीक में 4 दिन बोलता है कि अंडरग्राउंड जाने के लिए। अंडरग्राउंड कोल माइंस में ये मैनेजर का ड्यूटी में दिया हुआ है। तो आज लेट से स्टार्ट किया हम लोग, ये 20 क्वेश्चन ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज ये बहुत सारा डाटा बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें कंफ्यूजन बार बार होता है। एक्चुअली इसमें